तो नमस्कार, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का जिज्ञासा में। और इकोनॉमी को हम पढ़ रहे हैं। पढ़ क्या रहे हैं? दरअसल हम इकोनॉमी पे बातचीत कर रहे हैं और इकोनॉमी को समझने और समझाने का प्रयास कर रहे हैं। बातों बातों में या जो व्यवहारिक उपयोग हैं इकोनॉमी के, उस हिसाब से हम उसको पढ़ रहे हैं। आज ये हमारा कुल मिलाकर के चौथा वीडियो है और इस चौथे वीडियो में हम दो महत्वपूर्ण टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। बहुत लंबी क्लास आज की नहीं होने वाली है, लेकिन हम फिर भी दो ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स कवर करने वाले हैं जहां से प्रश्न भी पूछे जाते हैं। और उनमें से एक तो बड़ा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है जो कि इकोनॉमी का आधार है, आधार कहेंगे उसको। इकोनॉमी के आधार के रूप में उसे समझना है और एक और समझना है, वहां से प्रश्न आ जाते हैं। तो कुल मिलाकर के आज जो हमारे दो टॉपिक रहने वाले हैं, वो पहला टॉपिक जो है वो है मांग और पूर्ति का सिद्धांत। ये पहला टॉपिक जो हम आज पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं? वो हम पढ़ने वाले हैं मांग और पूर्ति का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है। दूसरा दूसरा टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं कॉलर जॉब्स के बारे में। कॉलर जॉब्स, ठीक है। यहां से भी कभी कभी आपका प्रश्न बनता है, कॉलर जॉब्स। और ये पहला वाला जो है प्रिंसिपल ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। बहुत आसान से तरीकों से, अच्छे से एग्जांपल्स के साथ, बहुत व्यवहारिक एग्जांपल्स के साथ आज हम ये दो थ्योरी सीखने वाले हैं। इससे पहले कि हम सीखना शुरू करें, आप सभी एक बार इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों का भला हो सके, ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ पाए। तो इस वीडियो को एक बार शेयर जरूर कर दीजिए। और अब हमें क्या करना है, अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको पीडीएफ चाहिए है तो पीडीएफ के लिए आपको काम ये करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए। ठीक है, डिस्क्रिप्शन नीचे लिखा हुआ आ रहा होगा, उस डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करिए। डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करेंगे तो वहां सबसे पहले ही व्हाट्सएप की एक लिंक दी गई होगी। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप की एक लिंक दी गई होगी। वो दरअसल ग्रुप नहीं है, वो दरअसल चैनल है। व्हाट्सएप चैनल की एक लिंक दी गई होगी, उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद जो चैनल खुलेगा, नीचे लिखा होगा ज्वाइन, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। और इसके पीडीएफ जो हैं वो आपको वहीं पे मिल, ठीक है, पीडीएफ या फोटो फॉर्मेट में जो भी होगा, इसका जो रिटन मटेरियल है वो आपको वहां मिल जाएगा बड़ी आसानी के साथ। ठीक है, तो आइए अब हम अपनी मुख्य बात शुरू करते हैं। हमें आज पढ़ना क्या है? मांग और पूर्ति का सिद्धांत। मांग और पूर्ति का सिद्धांत। मांग और पूर्ति का सिद्धांत हम पढ़ें उससे पहले एक बात और क्लियर कर लेना जरूरी है, प्रिंसिपल ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। प्रिंसिपल ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, इसको हम समझें उससे पहले एक चीज और क्लियर कर लेना जरूरी हो जाता है। वो चीज क्या है? वो ये है कि दरअसल जिन दो शब्दों का प्रयोग हम यहाँ कर रहे हैं, मांग यानी डिमांड और दूसरा शब्द पूर्ति यानी सप्लाई, इन दोनों शब्दों का मतलब क्या है? जब हम इन दोनों को शब्दों का मतलब समझ लेंगे तब हम इस सिद्धांत को भी प्रॉपरली समझ पाएंगे। समझिए क्या मतलब। दरअसल मांग का मतलब है कि बाजार में किसी वस्तु की आवश्यकता कितनी, बाजार में किसी वस्तु की आवश्यकता कितनी है उसे कहते हैं मांग। जैसे किसी बाजार में यदि 10 किलो गेहूं बिक पाता है तो ये गेहूं की बाजार में मांग है कितनी? 10 किलो। ठीक, इतना ही बिक पाता है तो इसे कहेंगे मांग। पूर्ति क्या है? पूर्ति का मतलब हुआ कि बाजार में वर्तमान समय में उस वस्तु की उपलब्धता कितनी, उपलब्धता कितनी। ठीक है, इसको कहेंगे, उपलब्धता को कहा जाता है पूर्ति। जैसे बाजार में इस समय 20 किलो गेहूं उपलब्ध है, जबकि
खरीदा जाएगा कितना, लोग कितने हैं खरीदने के लिए, 10 किलो खरीदने के लिए लोग हैं और 20 किलो बाजार में गेहूं है, तो हम ये कहेंगे कि बाजार में गेहूं की पूर्ति अधिक है और मांग उसकी कम है। ठीक है, मांग कितनी है 10 किलो है और पूर्ति कितनी है 20 किलो है। तो जो उपलब्धता होती है किसी वस्तु की बाजार में उसे हम कहते हैं पूर्ति, और किसी बाजार में जितनी आवश्यकता होती है किसी वस्तु की उसे हम कहते हैं मांग। इस मांग और पूर्ति के सिद्धांत में दो बातें आपको ध्यान रखनी है। इस पूरे सिद्धांत में केवल और केवल कितनी बातें ध्यान रखनी है, आपको केवल और केवल दो बातें ध्यान रखनी है। पहली बात तो यह ध्यान रखनी है कि जब किसी वस्तु की मांग बढ़ती है, जब किसी वस्तु की मांग बढ़ती है तो सीधी सी बात है कि उस वस्तु की पूर्ति भी बढ़ेगी। ठीक, जब किसी वस्तु की मांग बढ़ती है तो उस वस्तु की पूर्ति बढ़ती है। इसका मतलब हुआ कि जब कभी मांग घटती है तो उसकी पूर्ति भी घटती है। मांग बढ़ेगी पूर्ति बढ़ेगी, मांग घटेगी पूर्ति घटेगी। ठीक, अब एक बात और, पहली बात तो ये हो गई, दूसरी बात और हमें याद रखनी है कि जब किसी वस्तु की पूर्ति घटेगी तो उसकी कीमत बढ़ेगी। कीमत बढ़ेगी, पूर्ति अगर घटेगी तो कीमत बढ़ेगी, और अगर पूर्ति बढ़ेगी तो कीमत घटेगी। बस इन दो बातों पे पूरा मांग और पूर्ति का सिद्धांत टिका हुआ है कि अगर पूर्ति घटेगी तो कीमतें बढ़ेंगी। अब जरा एग्जाम्पल के थ्रू इस चीज को हम समझने का प्रयास करते हैं। आप एक बाजार में 10 किलो आम लेकर पहुंचे। ठीक है, एक बाजार में आप 10 किलो आम लेकर के पहुंचे हैं, आपके पास आमों की उपलब्धता कितनी है, ये क्या है उपलब्धता, आम कितने उपलब्ध है आपके पास, उपलब्धता है 10 किलो। उपलब्धता का मतलब हुआ ये क्या है पूर्ति। ठीक है, उपलब्धता है 10 किलो। ठीक, अब बाजार में उस दिन 40 लोग खड़े हैं, बाजार में कितने लोग हैं 40 लोग खड़े हैं, और इन 40 के 40 लोगों को आम चाहिए एक एक किलो, 1 किलो आम पर व्यक्ति, प्रति व्यक्ति 1 किलो आम चाहिए। यानी उस दिन बाजार में अगर 40 किलो आम भी होगा तो वो बिक जाएगा। यानी उस दिन की आवश्यकता कितनी है बाजार की, आवश्यकता कितनी है 40 किलो। आवश्यकता का मतलब उस दिन की मांग कितनी है 40 किलो। ठीक है, अब आप वहां पहुंचे, 10 किलो आम है, 40 लोग सामने खड़े हैं, सब पैसे देना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, आप उसकी कीमत को बढ़ा देंगे, आप उसकी कीमत को बढ़ा देंगे, और जैसे ही कीमत को बढ़ा देंगे वैसे ही उन लेने वाले लोगों की संख्या कम हो जाएगी। तो आप ये देखेंगे कि जैसे ही पूर्ति कम होती है वैसे ही कीमतें ऊंची हो जाती हैं, कीमतें बढ़ जाती हैं, यानी पूर्ति की कमी होने पर कीमतें बढ़ जाती हैं। अब आप इमेजिन करिए ये स्थिति उल्टी हो कि आप 40 किलोग्राम आम लेकर के गए हैं, 40 किलोग्राम आम लेकर के गए हैं, आपने पूर्ति कितने की 40 किलोग्राम आम की, और वहां उस दिन 10 लोग ही उपलब्ध हैं जो एक एक किलो आम खरीदेंगे, यानी कुल बिकने वाला आम कितना है 10 किलोग्राम। अब आपको ये डर रहेगा कि ये 10 किलो आम ही बिकेंगे, बाकी के 30 किलो अगर हम वापस लेके जाएंगे तो ये खराब हो जाएंगे, तो हम क्या करें, ऐसा करते हैं कि हम इनकी कीमत को घटा देते हैं, और जैसे ही आप कीमत घटाएंगे तो वो लोग उतने ही दामों में इतना सारा आम खरीद लेंगे, कुल मिलाकर के कीमत घट जाएगी। कब, जब पूर्ति बढ़ी, यानी पूर्ति के बढ़ने पर। अब बस प्रश्न ऐसे बनेगा, समझिए, जब बाजार में पूर्ति बढ़ती है तो कीमत पर क्या असर पड़ता है, कीमत घट जाती है। ठीक, जब बाजार में, अब एक बात और समझिए, दूसरी, पहला नियम तो हमने बता दिया, एक एक बात तो यहां हो गई कि पूर्ति बढ़ेगी तो कीमत घटेगी, पूर्ति घटेगी तो कीमत बढ़ेगी, एक बात ये हो गई। दूसरी बात मैंने बताई आपको कि अगर बाजार में मांग बढ़ेगी, मांग बढ़ेगी
तो सीधी सी बात है कि पूर्ति भी बढ़ेगी। समझिए, पूर्ति भी बढ़ेगी। अब उनमें से दूसरी कंडीशन देखो, आप दूसरी कंडीशन देखिए सबे, दूसरी वाली। पहली वाली मैंने क्या बताई थी कि 10 किलो आम थे, 40 किलो खरीदने वाले लोग थे। दूसरी कंडीशन क्या थी कि 40 किलो आम थे और 10 किलो खरीदने वाले लोग थे। तो अब देखिए, पहले दिन व्यक्ति आम लेके गया, कितने? 10 किलो आम लेके गया। उसे ये पता लगा कि वहां डिमांड कितनी है, 40 किलो की डिमांड है। रेट बढ़ गए, 40 किलो की वहां डिमांड है। अब 40 किलो की डिमांड है, उसको पता है, तो अगले दिन वो व्यक्ति 40 किलो लेकर के गया, 40 किलो लेकर के गया। यानी कि मांग कितने की थी? 40 किलो की। तो मांग जब 40 किलो हो गई तो अगले दिन की जो पूर्ति है वो भी कितनी हो गई? 40 किलो की हो गई। यानी मांग बढ़ी तो पूर्ति बढ़ी। नहीं, बाजार में जब किसान को ये पता लगा कि बाजार में गेहूं की बहुत डिमांड है, ऐसी स्थिति में वह अपने गेहूं को लेकर के पहुंचेगा, यानी पूर्ति बढ़ा देगा। मांग बढ़ी तो पूर्ति बढ़ा देगा। अब उसको ये लगा कि मांग ही नहीं है मार्केट में। अच्छा, जब मार्केट में मांग नहीं है तो फिर सीधी सी बात है, कीमत क्या होगी? डाउन होगी। मार्केट में मांग नहीं है तो कीमत कैसे होगी? डाउन होगी। तो ऐसी स्थिति में किसान पूर्ति ही नहीं करेगा। क्यों वो पूर्ति करे? वो लेके ही नहीं जाएगा बाजार में, वो पूर्ति नहीं करेगा। तो मांग अगर डाउन है तो कीमत डाउन होती है, इस कारण पूर्ति डाउन होती है। लेकिन जब मांग हाई होती है तो कीमत ज्यादा होती है, और जब कीमत ज्यादा होती है ऐसी स्थिति में पूर्ति भी ज्यादा होती है। आई थिंक ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। एक बार फिर क्लियर कर लेते हैं कि अगर किसी वस्तु की मांग बहुत ज्यादा है तो सीधी सी बात है, मांग बहुत ज्यादा है, उतनी पूर्ति हो नहीं पा रही है, तो ऐसी स्थिति में उस वस्तु की कीमत भी कैसी होगी? ज्यादा होगी। और जब कीमत ज्यादा होगी तो सीधी सी बात है कि आगे से लोग उसकी पूर्ति बढ़ा देंगे। लेकिन जब अचानक ये पूर्ति बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, तो पूर्ति जब बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, संतुलन की अवस्था नहीं रहेगी, तो कीमत फिर डाउन होगी। और जब कीमत फिर डाउन होगी तो फिर सीधी सी बात है कि मांग पे भी असर पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के मांग, पूर्ति और कीमत के मध्य जो संबंध दर्शाता है, उस सिद्धांत को हम कहते हैं मांग और पूर्ति का संबंध। लेकिन एक बात याद रखें, ये जो नियम है, ये जो सिद्धांत है, ये सशर्त है। इसमें एक शर्त लगी है कि बाजार की शेष अवस्थाएं अगर स्थिर हैं तो ऐसा होगा। शेष अवस्थाएं अगर कैसी हैं? स्थिर हैं, बाकी कुछ भी नहीं बदल रहा है, केवल बाजार टिका हुआ है किस पे? मांग और पूर्ति पे, तब ऐसी स्थिति आएगी। लेकिन चूंकि बाजार में बहुत से चीजें होती हैं, बहुत से कारक होते हैं बाजार को प्रभावित करने वाले, तो अगर बाजार को प्रभावित करने वाले और कारक हैं तो ये वाला नियम काम नहीं करता है। इस बात को याद रखें। मान लिया अगर कोई ग्लोबल मंदी है या ग्लोबल तेजी है, तो ऐसी स्थिति में इस वाले सिद्धांत पे बहुत सारी चीजें नहीं होती। कई बार क्या होता है, ऐसी परिस्थितियों में उल्टा काम भी हो जाता है। मैं पहले एग्जांपल बताऊं, फिर वो चीजें बताता हूं। समझिए, आप इमेजिन करिए, आज के 15 साल पहले, 15 साल पहले चले जाओ। 15 साल पहले दो व्यक्ति हैं, एक के घर में गेहूं की रोटी बन रही है और एक के घर में ज्वार की रोटी बन रही है। 15 साल पहले की स्थिति अवस्था में बता रहा हूं। एक के घर में गेहूं की रोटी बन रही है, एक के घर में ज्वार की रोटी बन रही है। गेहूं इस समय महंगा है और ज्वार सस्ता है। गेहूं महंगा है और ज्वार कैसा है? सस्ता है। तो जो अमीर लोग हैं वो गेहूं की रोटी खाना चाहेंगे, ठीक है, अमीर लोग गेहूं की रोटी खाना चाहेंगे, ज्वार को कोई ध्यान नहीं देगा। लेकिन अचानक ये शोध सामने आया, ये वैज्ञानिकों ने एक शोध किया, रिसर्च की, और वो रिसर्च सामने आई कि ज्वार गेहूं से ज्यादा बढ़िया होता है। ज्वार कैसा है? ज्वार खाना गेहूं से ज्यादा बढ़िया है। तो जो समझदार लोग थे, जिनको ये बात पता लगी, वो ज्वार के सस्ता होने के बावजूद उन्होंने ज्वार खरीदना शुरू कर दिया। यानी अब ज्वार की मांग बढ़ गई, ठीक, ज्वार की मांग बढ़ गई। ऐसी स्थितियां, यानी कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत सी चीजें जो काफी सस्ती हैं
उन सस्ती चीजों पर भी ऐसी स्थिति देखी जाती है, यानी जब चीजें सस्ती हो रही हैं उस स्थिति में भी चीजों की मांग बढ़ गई, और जैसे ही मांग बढ़ी वैसे ही ये चीजें क्या होने लगी, महंगी होने लगी। वैसे ये चीजें क्या होने लगी, महंगी होने लगी। तो ये देखा जाता है कि कुछ चीजें जब महंगी होती हैं वो तब ज्यादा खरीदी जाती हैं, और कुछ चीजें जब सस्ती होती हैं तो कम खरीदी जाती हैं। तो ऐसी चीजें जो महंगी होने पर खरीदी जाती हैं और सस्ती होने पर कम खरीदी जाती हैं, उन वस्तुओं को एक नाम दिया जाता है, ये आपका प्रश्न बन सकता है। उनको कहते हैं ग्रिफिन गुड्स, यानी ग्रिफिन वस्तुएं। ठीक है, उन्हें कहते हैं ग्रिफिन वस्तुएं। और एक तरीके की और वस्तुएं होती हैं, उन पे भी हम बात करेंगे, जिन्हें लोग लग्जरी के लिए खरीदते हैं। तो आइए इसको हम एक चित्र के माध्यम से देख लेते हैं। देखिए, ग्रिफिन गुड्स की बात कर लेते हैं कि ग्रिफिन गुड्स क्या होती। देखो, ग्रिफिन गुड्स समझने का प्रयास करें कि ग्रिफिन गुड्स आखिर क्या है। ग्रिफिन गुड्स, ओके, ठीक। ग्रिफिन गुड्स क्या है? जब गरीब उपभोक्ताओं के लिए कोई आवश्यक वस्तु महंगी हो जाती है तो वे महंगी वैकल्पिक वस्तुएं खरीदना कम कर देते हैं और उसी आवश्यक वस्तु की खपत बनाए रखते हैं या फिर बढ़ा देते हैं। ऐसी स्थिति देखी जाती है। ठीक, इसको हम बोलते हैं ग्रिफिन वस्तुएं। ऐसी निम्न स्तरीय वस्तुएं जिनकी कीमत बढ़ने पर भी उनकी मांग बढ़ जाती है। मतलब वस्तुएं छोटी छोटी हैं लेकिन उनकी कीमत बढ़ गई फिर भी मांग बढ़ गई। ठीक, जैसे छोटी छोटी वस्तुएं हैं, डेली लाइफ की वस्तुएं हैं, जैसे मोटे अनाज इस समय महंगे हैं फिर भी उनकी मांग ज्यादा है। क्यों? क्योंकि पीछे डॉक्टर्स ने सजेस्ट कर रखा है। तो छोटी छोटी वस्तुएं महंगी होने पर भी उनकी मांग ज्यादा है, तो ऐसी वस्तुएं कहलाती हैं ग्रिफिन गुड्स। आज के परिप्रेक्ष्य में हम किसको ले सकते हैं? जैसे मोटा अनाज। ठीक है, जैसे मोटा अनाज है। उस समय जब गेहूं महंगा था तो ज्यादातर लोग गेहूं इसलिए खाने का प्रयास करते थे कि उनको लगता था कि गेहूं ज्यादा पौष्टिक है। अभी उनको लगता है कि अनाज ज्यादा, मोटा अनाज ज्यादा पौष्टिक है, तो वो महंगा होने के बावजूद उसको खरीदना पसंद करते हैं। तो ऐसी वस्तुएं कहलाती हैं ग्रिफिन वस्तुएं। इनकी खासियत क्या है? ये निम्न स्तरीय वस्तुएं होती हैं। ठीक है, आवश्यक उपभोग की वस्तुएं होती हैं, डेली यूज की वस्तुएं होती हैं, निकट विकल्प इनके बहुत कम होते हैं और आय प्रभाव प्रतिस्थापन प्रभाव से अधिक होता है। इसके बाद दूसरे टाइप की एक और वस्तुएं होती हैं, उनको देख लें। दूसरी वस्तुएं हैं, उनको बोलते हैं वेबलेन गुड्स। उनको कहा जाता है वेबलेन गुड्स। अब ये वेबलेन गुड्स क्या है? ये वेबलेन गुड्स भी ऐसी हैं जो महंगी होने के बावजूद खरीदी जाती हैं, लेकिन ये वस्तुएं जीवन के लिए जरूरी नहीं है, मतलब ये अनिवार्यता नहीं है, लेकिन ये लोग अपनी विलासिता को दर्शाने के लिए, सामाजिक हैसियत को दर्शाने के लिए ऐसी वस्तुओं को खरीदते हैं जिससे कि उनकी इज्जत, पद, प्रतिष्ठा बढ़े। ऐसी वस्तुओं को खरीदना, ऐसी वस्तुएं कहलाती हैं वेबलेन गुड्स। जैसे कि ऐसी विलासिता की वस्तुएं जिनकी कीमत बढ़ने पर उनकी मांग भी बढ़ सकती है, क्योंकि ऊंची कीमत प्रतिष्ठा और सामाजिक हैसियत का संकेत मानी जाती है। जैसे एक व्यक्ति कोई नॉर्मल सा मोबाइल फोन चला रहा है, उसमें भी वही सारे फंक्शंस हैं जो कि एप्पल में है, और दूसरा व्यक्ति एप्पल खरीदता है। तो एप्पल दरअसल क्या है? एप्पल उसने क्यों खरीदा? ये सिंबल है उसके अमीर होने का, तो अमीरी दिखाने के लिए उसने एप्पल खरीद लिया। जैसे रोलेक्स की घड़ियां पहनना, ये क्या डबल टाइम बताएगी? या रोलेक्स की घड़ी पहनने से टाइम अच्छा हो जाएगा? नहीं, लेकिन ये सिंबल ऑफ स्टेटस है, स्टेटस का सिंबल होता है। ये लुइस बटन के बैग रखना बहुत महंगे, लाखों में आते हैं। फरारी की कारें हो या रॉयल्स रॉय हो या फिर हीरे के आभूषण हो, इनसे कुछ स्पेशल नहीं होता, कुछ विशेष नहीं होता, लेकिन क्या होता है, व्यक्ति अपनी सामाजिक हैसियत और प्रतिष्ठा का प्रदर्शन करना चाहता है। तो जो लग्जरियस वस्तुएं होती हैं जिनकी कीमत बहुत हाई होती है, उन्हें कहा जाता है वेबलेन गुड्स। ये जीवन के लिए अनिवार्य नहीं होती है कि इनके बिना काम नहीं चलेगा। पिछली वाली जो ग्रिफिन वस्तुएं थी वो जीवन के लिए अनिवार्य होती हैं। ये कैसी हैं? ये विलासिता की वस्तुएं होती हैं, उच्च आय वर्ग के इसके उपभोक्ता होते हैं, ये सामाजिक प्रतिष्ठा से जुड़े होते हैं, कीमत स्वयं इनके आकर्षण का हिस्सा होती है, और इनकी खरीद ही इसलिए की जाती है कि इनकी कीमत इतनी ज्यादा हाई है। यदि किसी लग्जरी घड़ी की कीमत बढ़ती है तो कुछ लोग उसे और अधिक
प्रतिष्ठित मानकर खरीदना चाहते हैं। तो ऐसी वस्तुएं क्या कहलाती हैं? वेवलेंट गुड्स। तो हमने आज मांग और पूर्ति का सिद्धांत, ग्रिफिन वस्तुएं और वेवलेंट वस्तुएं या वेवलेंट गुड्स के बारे में जाना। अब एक और टॉपिक हमारा बचता है, जरा हम उसको भी देख लें। अभी हमें बात करनी है कॉलर जॉब्स पे, यानी जो नौकरियां, जो जॉब्स व्यक्ति करते हैं उनको अलग अलग नाम दिए जाते हैं। किसी को कहा जाता है व्हाइट जॉब, व्हाइट कॉलर जॉब, किसी को कहा जाता है ब्लैक कॉलर जॉब, किसी को कहा जाता है पिंक कॉलर जॉब, किसी को कहा जाता है ग्रीन कॉलर जॉब। तो ये ग्रीन कॉलर जॉब, पिंक कॉलर जॉब, ये सब क्या है, इनको हम देख लें। इनसे कभी प्रश्न बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी व्हाइट कॉलर जॉब है या निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन कॉलर जॉब है, उनको देख लें। कुल मिलाकर के 9 इसके डिविजन्स हैं। इन 9 डिविजन्स में हमको समझना है, पहला जो डिवीजन है उसको बोलते हैं ब्लू कॉलर जॉब। पहला डिवीजन क्या है? ब्लू कॉलर जॉब। ब्लू कॉलर जॉब किसको बोला जाता है वो देख लें। दरअसल ब्लू कॉलर जॉब वे नौकरियां हैं जिनमें मुख्य रूप से शारीरिक श्रम पड़ता है, मशीनों का संचालन करना होता है और जिसमें टेक्निकल कार्य शामिल होते हैं। ठीक है, जो मिस्त्री टाइप के काम होते हैं वो सारे के सारे ब्लू कॉलर जॉब होते हैं। जैसे कि इसमें इलेक्ट्रीशियन आ गया, प्लम्बर आ गया, मैकेनिक आ गया, बिल्डर आ गया, ड्राइवर आ गया, फैक्ट्री के कर्मचारी आ गए। यानी है तो ये कर्मचारी, लेकिन ये सारे के सारे कर्मचारी जो काम करेंगे वो यंत्रों का, मशीनों का उपयोग करके करेंगे। तो इसको ऐसे जोड़ लो कि जो काम यंत्रों के बदौलत किए जाते हैं, यंत्रों का उपयोग करके किए जाते हैं, उनको हम कहते हैं ब्लू कॉलर जॉब। प्रश्न कैसे बनेगा समझ लो। निम्नलिखित में से कौन सी ब्लू कॉलर जॉब है? डॉक्टर, अध्यापक, गायक या फिर इलेक्ट्रीशियन। तो आप बता पाएंगे कौन है? इलेक्ट्रीशियन ब्लू कॉलर जॉब। उसके बाद बात आती है व्हाइट कॉलर जॉब। ये नौकरियां वे हैं जिनमें कार्यालय आधारित बौद्धिक कार्य, प्रबंधन और प्रशासन शामिल होता है। यानी ये ऑफिस वाली नौकरियां हैं। व्हाइट कॉलर जॉब्स जिनका सफेद कॉलर है, मैला नहीं होता, जैसे गए ऑफिस में कुछ काम किया, लिखा पढ़ी की कंप्यूटर पे और फिर उसके बाद वापस आ गए, ऐसी नौकरियों को कहते हैं व्हाइट कॉलर जॉब। इनमें क्या आएगा? बैंक के अधिकारी आएंगे, इसमें शिक्षक आएंगे, इसमें इंजीनियर आएंगे, इसमें डॉक्टर्स आएंगे, इसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट आएंगे और जो भी डीएम, एसडीएम होते हैं, जितने भी सरकारी अधिकारी होते हैं जो ऑफिस में बैठ के काम करते हैं, उनको कहा जाता है व्हाइट कॉलर जॉब। काम इनका कैसा होता है? बौद्धिक कार्य होता है, दिमाग से चलने वाला काम होता है। फिर आता है पिंक कॉलर जॉब। पिंक कॉलर जॉब में ऐसी नौकरियां आती हैं जो परंपरागत रूप से महिलाएं करती हैं। जो महिलाओं की नौकरियां हैं, जिन्हें परंपरागत महिलाओं की नौकरियां माना जाता है, जैसे कि जिनमें महिलाओं की भागीदारी अधिक रहती है, ऐसी विशेषकर सेवा और देखभाल के क्षेत्र में, जैसे नर्स हो गई, ठीक है, जैसे रिसेप्शनिस्ट हो गई, जैसे ब्यूटिशियन हो गई, जैसे प्राथमिक की शिक्षिका हो गई, जैसे केयर गिवर हो गई या केयर टेकर हो गई। तो ये सारी कैसी हैं? ये सेवा और देखभाल की या फिर ग्राहक से संपर्क करने वाली नौकरियां हैं। तो पिंक को महिलाओं से जोड़ लो, व्हाइट को ऑफिस के अंदर रहकर काम करने वालों से जोड़ लो, ब्लू को औजारों के साथ, मशीनों के साथ काम करने वालों से जोड़ लो। फिर आता है ग्रीन कॉलर जॉब। ग्रीन कॉलर जॉब में ग्रीन का मतलब ही है एनवायरमेंट, पर्यावरण। तो इसको ऐसे जोड़ लो, पर्यावरण संरक्षण पे जो लोग काम करते हैं, जो नवीकरणीय ऊर्जा पे काम करते हैं, जो टिकाऊ विकास से जुड़ी हुई नौकरियां करते हैं, वो सभी ग्रीन कॉलर जॉब में आते हैं। जैसे सोलर का कोई टेक्नीशियन है, सोलर में काम कर रहा है, उसकी ग्रीन कॉलर जॉब है। कोई पर्यावरण का अभियंता है तो उसकी ग्रीन कॉलर जॉब है। कोई वन अधिकारी है तो उसकी ग्रीन कॉलर जॉब है। कोई कचरा प्रबंधन का विशेषज्ञ है तो वह ग्रीन कॉलर की जॉब। फिर आता है ब्लैक कॉलर जॉब। ब्लैक कॉलर जॉब में एक तो साइबर होता है, ये बहुत पूछा जाने वाला प्रश्न है, याद रखिएगा। इसमें 2 चीजें शामिल हैं, वो 2 चीजें आपको याद रखनी है। एक तो जितने भी खनिजों में काम करने वाले लोग हैं, खनिज में, खनिज का मतलब जो चीजें जमीन के अंदर से निकलती हैं, चाहे वो कोयला हो चाहे तेल हो, तो कोयला और तेल में जो काम करने वाले लोग हैं वो भी इसी में आते हैं। और जो साइबर से जुड़े हुए लोग होते हैं, इंटरनेट से जुड़े हुए लोग, वो भी इसी में आते हैं। ये देखो लड़का वही कर रहा हुआ बैठा है। ऐसी नौकरियां जिनमें उच्च तकनीकी दक्षता या विशिष्ट कौशल की आवश्यकता होती है, ठीक, जैसे कि साइबर सुरक्षा के विशेषज्ञ, तो ये भी इसी में आएंगे ब्लैक कॉलर जॉब में। या फिर खनन और तेल गैस जैसे उद्योगों के लिए भी प्रयुक्त होता है, जैसे खनन का कोई इंजीनियर है या तेल रिंग का टेक्नीशियन है,
तो उन सब के लिए भी ब्लैक कॉलर जॉब ही आता है। फिर अगला आता है ग्रे कॉलर जॉब। ग्रे कॉलर जॉब क्या है? ब्लू और व्हाइट कॉलर जॉब के बीच की नौकरियां जिनमें तकनीकी कौशल और प्रशासनिक दोनों ही चीजें शामिल होती हैं। देखो, ब्लू और व्हाइट के बीच, ब्लू वाले में क्या है? तकनीकी चाहिए है। व्हाइट वाले में क्या है? व्हाइट वाले में ऑफिस की जॉब है। तो ऐसे लोग जिनकी जॉब दोनों तरह की है, जिनमें दोनों ही चीजें जरूरत पड़ती हैं, जैसे एक नर्स है, उसको औजारों के साथ भी काम करना पड़ेगा, एक पुलिसकर्मी है, उसको औजारों के साथ भी काम करना पड़ेगा और ऑफिस में भी काम करना पड़ेगा। तो ऐसे लोग जैसे पुलिसकर्मी हो गया, नर्स हो गई, लैब टेक्नीशियन हो गया, एयर ट्रैफिक का कंट्रोलर हो गया, इन सभी की नौकरियां कैसी हैं? ग्रे कॉलर जॉब। अब इनको आप ऐसे भी ये अगर जैकेट्स आप याद कर लेना तो जैकेट्स आपको बहुत कुछ है। ऐसे जैकेट्स किसको पहने हुए आपको देखा है? वो जो सड़क निर्माण में मजदूरी का काम करते हैं, भवन निर्माण में काम करते हैं, क्रेन के ऑपरेटर हैं, यानी ये निर्माण और अवसंरचना से जुड़ी हुई नौकरियां करते हैं। ऐसे लोगों की जॉब को कहा जाता है ऑरेंज कॉलर जॉब। फिर आता है ओपन कॉलर। ओपन कॉलर क्या है? ऐसी नौकरियां जहां औपचारिक डिग्री से अधिक कौशल और अनुभव को महत्व दिया जाता है। यानी जहां पे आपके पास डिग्री है या नहीं है इस बात से कोई खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप कर क्या सकते हैं इस बात से ज्यादा फर्क पड़ता है। ऐसी नौकरियां कहलाती ओपन कॉलर। ठीक, जैसे कि कोई ग्राफिक डिजाइनर है, उसने कोर्स किया नहीं किया, उसके पास डिग्री है नहीं है, कितना अच्छा डिजाइन कर लेता है ये मायने रखेगा। जैसे कि डिजिटल मार्केटर, ठीक, वो कितने अच्छे से लोगों को डील कर लेता है ये इस पर निर्भर करेगा। वेब डेवलपर या कंटेंट क्रिएटर, जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं ये लोग खुले हुए होते हैं, इनके लिए योग्यता मायने रखती है, ना कि इनके पास डिग्री डिप्लोमा क्या है ये मायने रखता है। और लास्ट में आता है नो कॉलर जॉब। ऐसी जॉब्स जिनमें कोई कॉलर होता ही नहीं है, नो कॉलर जॉब्स। इसमें क्या है? ये लचीले होते हैं, अनौपचारिक होते हैं और ये क्रिएटिव कार्य करते हैं, जिनके आवर्स ऑफ वर्क निर्धारित नहीं होते, कितनी देर काम करेंगे, मन मर्जी से जो काम करते हैं वो लोग इसमें आते हैं। जैसे फ्रीलांसर हो गया, कोई यूट्यूबर हो गया, कोई स्टार्टअप करने का संस्थापक हो गया, कोई सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंसर हो गया। इनमें क्या है? स्वतंत्रता है, नवाचार है, लचीलापन है और कार्य का समय है, कितना भी हो सकता है, इसकी कोई निश्चितता नहीं है। एक बार फिर देख लो, कैसे याद रखोगे? ब्लू कॉलर जॉब मतलब ऐसी जॉब जो मशीनों के साथ करनी होती है। व्हाइट कॉलर जॉब ऐसी जॉब जो ऑफिस में बैठ के करनी होती है। पिंक कॉलर जॉब ऐसी नौकरियां जो परंपरागत रूप से मानी जाती हैं कि महिलाओं की नौकरियां हैं। ग्रीन कॉलर जॉब ऐसी जॉब जो पर्यावरण क्षेत्र से जुड़ी हुई होती है, जो सौर ऊर्जा से जुड़ी हुई होती है, जो नवीकरणीय ऊर्जा से जुड़ी हुई होती है, उनको ग्रीन कॉलर जॉब कहते हैं। ब्लैक कॉलर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ दो चीजें जुड़ी हुई है, एक तो खनन जुड़ा हुआ है, खनन से जुड़ी हुई नौकरियां, और दूसरा साइबर से जुड़ी हुई नौकरियां, वो ब्लैक कॉलर जॉब है। फिर आता है ग्रे कॉलर जॉब। ग्रे कॉलर जॉब में ब्लू कॉलर जॉब और व्हाइट कॉलर जॉब दोनों का मिश्रण होता है। यानी ये नौकरियां आधी अधूरी तो ऑफिस वर्क की होती हैं और आधी अधूरी ऐसी होती हैं जहां फील्ड में जाकर के व्यक्ति को औजारों के साथ काम करना पड़ता है, उसको कहते हैं हम ग्रे कॉलर जॉब। ऑरेंज कॉलर जॉब में क्या है? निर्माण और अवसंरचना से संबंधित है, निर्माण कार्य जहां कहीं भी होते हैं वहां जो लोग काम करते हैं उनको ऑरेंज कॉलर जॉब कहते हैं। ओपन कॉलर जॉब उन लोगों की है जहां डिग्री की कोई खास जरूरत नहीं होती है, लेकिन उनमें कौशल खूब होना चाहिए। जब कौशल खूब होगा तो डिग्री की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और आखिरी आता है नो कॉलर जॉब। इसमें यूट्यूबर्स आते हैं, इसमें स्टार्टअप करने वाले लोग आते हैं, इसमें सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स आते हैं। ठीक है, अब ये त्वरित सारणी है, इस सारणी के माध्यम से भी आप चीजों को याद रख सकते हैं। पहला तो है ब्लू कॉलर। ब्लू कॉलर में क्या है? शारीरिक श्रम पड़ेगा, मशीनों का उपयोग होगा। व्हाइट कॉलर में कार्यालय वाला काम होगा। पिंक कॉलर में सेवा और देखभाल होगी और स्पेशली ये महिलाओं की मानी जाने वाली नौकरियां रहती हैं। ग्रीन कॉलर में पर्यावरण से जुड़ी हुई चीजें होंगी। ब्लैक कॉलर में उच्च तकनीकी होगी और खनन होगा। ग्रे कॉलर में मिश्रित होगा, तकनीकी भी होगा और प्रशासन भी होगा, यानी ब्लू और व्हाइट कॉलर का मिक्सचर होगा। ऑरेंज कॉलर निर्माण कार्य में आएगा। ओपन कॉलर में कौशल आधारित नौकरियां होंगी, डिग्री आधारित नहीं। नो कॉलर में ये स्वतंत्र लोग होंगे और कैसे होंगे? रचनात्मक होंगे। सरल याद रखने की ट्रिक, ब्लू को आप ऐड कर सकते हैं श्रम के साथ, व्हाइट को ऑफिस के साथ, पिंक को सेवा या देखभाल के साथ, ग्रीन को पर्यावरण के साथ, ब्लैक को विशेषज्ञ तकनीकी के साथ और खनन के साथ। ग्रे एक मिश्रित है किसकी? ब्लू और व्हाइट की। ऑरेंज निर्माण से संबंधित है।
ओपन में डिग्री नहीं चाहिए होती, केवल कौशल जरूरी है। और नो में कोई काम की विशेषता नहीं है, इसमें जो स्वतंत्र कार्य हैं, जिन कार्यों को करने के लिए किसी विशेषल योग्यता की आपको जरूरत नहीं है, बस आपकी लगन और मेहनत काम आएगी, उनको कहते हैं ओपन कॉलर जॉब्स। अब आज के वीडियो में हम इतना ही रखेंगे, कल हम फिर मिलेंगे एक और अच्छे वीडियो के साथ, एक और अच्छे टॉपिक के साथ। कल हम स्पेशली बात करने वाले हैं दरअसल आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास। आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं, उन पे कल हम बात करेंगे। तो मिलेंगे कल फिर एक बार इसी चैनल पर, इसी समय। तब तक के लिए नमस्कार।